बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। 1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी कतारें लगवाने वाले मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, वो मुझे ये आकर बता रहे थे टेलीविज़न के ऊपर कि जी ना सिर्फ वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है बल्कि उनको अपनी कारकर्दगी पर फ़ख्र भी महसूस हो रहा है। जब उन्होंने हुकूमत संभाली इमरान खान साहब ने, तो मुतादिद उन्होंने अदाद शुमार हमारे से शेयर भी किए। उन्होंने बताया फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि आज उनकी हुकूमत कहाँ है और जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो तब उनको किस हालत में यह हुकूमत सौंपी गई थी। लेकिन इन तमाम अदाद शुमार के ऊपर ना सिर्फ हम सीधी बात के प्लेटफॉर्म से बल्कि मुतादिद मुख्तलिफ मीडिया टॉक शोज के अंदर जिक्र हो चुका है, एक्सटेंसिवली टॉक शोज हो चुके हैं, माहिर मैशियत की एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली जा चुकी है। सो लिहाजा आज के शो में ये तो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेकिन अगर मेरे वजीर आजम किसी भी रमजान बाजार में जाके, किसी भी सस्ते बाजार में जाकर के सिर्फ 1 या 2 किलो चीनी के लिए लाइनें देख लें तो उनके इस फखरिया दावे का, इस अपनी कारकर्दगी के मुतमईन होने वाले दावे की जितनी भी जो कड़ी है वो मलिया मेट हो जाएगी। मैं आप लोगों से, अपने तमाम बहन भाइयों से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को मुखातिब करके कहती हूँ, मीडिया के ऊपर मत जाइए। हम जो दिखा रहे हैं, न्यू टीवी आपको जो दिखा रहा है, जो बाकी मीडिया चैनल्स आपको लाइनें दिखा रहे हैं, आप उन फुटेजेस पर मत जाइए। आप खुद जाइए रमजान बाजार में और जाकर आप देखिए कि किस तरह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आपको लंबी कतार में लगने के बावजूद कितने किलो चीनी मिलती है और किस दाम मिलती है, किस भाव मिलती है, और उसकी वीडियो बनाइए और मुझे नहीं, इमरान खान साहब को आप टैग कीजिए। आप ट्विटर पर उनको ट्विटर हैंडल के साथ उनको टैग कीजिए। मेरे वजीर आजम बहुत मुतहरक हैं, वो ट्विटर पर जरूर आपकी वीडियोस देखेंगे और आपकी बात पर यकीन करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि उनकी कारकर्दगी 2.5 साल की कितनी तसल्ली बख्श या कितनी फखरिया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ है, सेनेटर पलवश बहराम साहिबा हैं, इसलिए उनका इंट्रोडक्शन और आगाज उनसे पहले कर रही हूं क्योंकि सेनेटर बनने के बाद वो पहला मेरा शो कर रही हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया पलवश, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू एज अ सेनेटर इन द हाउस। अज़मा बुखारी साहिबा हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, बड़ी सेन वॉइस हैं ऑपोजिशन बेंचेस की, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अज़मा से भी पूछेंगे कि भाई मरियम बीबी ने जो वीकेंड पे बयान दे दिया PDM के हवाले से, उसने तो नींव ही एक हिला दी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एंड वेरी ऑनरेबल सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब आज पूरा दिन इमरान खान साहब के साथ मसरूफ रहे क्योंकि मुल्तान में थे इमरान खान साहब, मुझे ज्वाइन किया हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं ऑपोजिशन से आगाज करना चाहूंगी, सेनेटर साहब बने रहिए ताकि आप ये सुन लीजिए कि ऑपोजिशन भी क्या कहती है। मीडिया को तो छोड़ दे, आज मैं खान साहब को भी सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि मीडिया को फंड्स देकर अपनी मर्जी की खबरें चलाने के अंदर वो बिल्कुल यकीन नहीं रखते। तो मेरी बात छोड़ दीजिए, लेट्स लिसन फ्रॉम द ऑपोजिशन, अगर आपकी इजाजत हो तो। सेनेटर साहब मैं आगाज करना चाहूंगी, पलवशी आप इसे कर लेती हूँ। हमारे वजीर आजम अपनी 2.5 साल कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है, क्या आप मुतमईन हैं इन द ऑपोजिशन? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका बीनर। बात यह है कि मेरे मुतमईन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या गैर मुतमईन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस वक्त उन लोगों को पड़ रहा है जो तादाद में जो है वो 21-22 करोड़ हैं, अगर कोई सेंसस पे हम यकीन करें, शायद इससे भी ज़्यादा। दूसरी जो दोहरी आफ्तों में घिरे हुए हैं, एक जो पहले वो कमा लेते थे या खा लेते थे, वो अब उनका कोरोना की वजह से जो है वो डायरेक्ट हिट हुआ। उससे पहले जो हालात इस मुल्क में हैं, जो महंगाई है और जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, उससे वो पहले ही लड़ रहे थे। लिहाजा 32 माह मेरे ख्याल में अगर आज तक हम कैलकुलेट करें, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जिस मुल्क के 32 माह में 4 दफ़ा आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए हों, आप ये देखिए कि आपकी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन कितनी दफ़ा तब्दील हुए हैं, आप ये देखिए कि आपके फाइनेंस सेक्रेटरी कितनी दफ़ा तब्दील हुए हैं, और ये तमाम बातें वो लोग कर रहे हैं, वो हुकूमत करी है जो कहती थी हमने 22 साल हमने जिद्दोजहद की। उन 22 साल के बाद जब मौका आया तो 32 माह में छठा SPR चेयरमैन आ जाता है, चौथा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन आ जाता है, चौथा सेक्रेटरी कॉमर्स आ जाता है, तीसरा सेक्रेटरी फाइनेंस आ जाता है, तीसरा SCCP का आपका चेयरमैन आ जाता है, और आपका चौथा फाइनेंस मिनिस्टर। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इन हालात से जो आज कौम जिसमें है, जिस सिचुएशन में इस वक्त आपके अवाम हैं, उससे निकालने के लिए आपके पास विजन क्या है? और वो 22 साल में जो कुछ भी आपने सोचा या समझा या किया, उसके नतीजे में आप 22 लोग जो हैं ऐसे सॉलिड इंटेग्रिटी वाले या ऐसे लोग जिनके पास कोई
सोच थी आगे जाने की वो क्यों ना पैदा कर सके। और अगर आपके पास कोई टीम नहीं और दुनिया में हालात ये हैं कि आज अफसोस से कहना पड़ा है इस मुल्क में अगर एक जमहूरी हुकूमत है तो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात करना पसंद करता है तो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वो भी ऐसे मामूली बात नहीं, जहां तक सुनने में आ रहा है कई घंटों पर मुहित। क्या इमरान खान साहब को इस काबिल भी नहीं समझा जाता कि उनको एक तकल्लुफन, जैसे तकल्लुफन पहले देखते थे ना लोग आते थे फिर वो एक चक्कर इधर भी मार लेते थे, ये छू जाते थे। मुझे ये बताइए कि तकल्लुफन भी वो इधर फोन मिलाने का भी जो है वो जहमत नहीं कर रहे। तो हमें ये बताइए कि हमने अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है। इस वक्त जो अब एक अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की तरफ से ये बीमारी जिसमें हम फंस गए हैं, आज तक कितने दिन हो गए मैं सुनती आ रही हूँ अगर आपने यूं ना किया तो लॉकडाउन हो जाएगा, ये ना किया तो लॉकडाउन हो जाएगा। भाई आप इंचार्ज हैं, आप कुर्सी में बैठे हैं, आप फैसला लीजिए। आप देखिए क्या हालात है, आपके पास स्टेटिस्टिक्स है। हमने तो एनसीओसी की 2 ट्वीट्स देखी हैं जिसमें एक दिन वो कुछ बता रहे हैं, एक ही दिन में 2 ट्वीट शायद आपने भी देखी हो जो बाद में कहते हैं फेक हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके पास तो असल स्टेटिस्टिक्स हैं। बहुत बड़ा डेंट पड़ा है हुकूमत की साख को। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे सेनेटर साहब से, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। अज़मा, इमरान खान साहब को अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पर फख्र तो है ही है, उन्होंने गिनवा भी दिया क्यों फख्र है, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की। उन्होंने आज मुल्तान में खड़े होकर ये कहा कि भाई शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का आप मवाजना करें। उस्मान बुज़दार ने वो काम कर दिए हैं जो अभी तक कोई नहीं कर सका। तो अज़मा बुखारी साहिबा आप सीखिए उस्मान बुज़दार साहब से प्लीज़। मतलब छूटते ही लतीफे विनेश क्या करती हो, मतलब प्रोग्राम आगे तो चल लेने देती, छूटते लतीफे शुरू कर दिए तुमने। पहली तो बात यह है कि जरा पहले इमरान खान साहब पे बात करते हैं। आपको क्यों अचंबा हो रहा है कि उनको अपनी कारकर्दगी पर फख्र नहीं होना चाहिए? वो आए ही इस मुल्क में तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए थे। वो सुनामी करते आए थे, उस सुनामी में गर्क हो गए हम। तो उनको क्यों ना अपनी कारकर्दगी पे फख्र हो, जहां उन्होंने लाइनें लगवा दी, क्यों ना अपनी कारकर्दगी पे फख्र हो। जहां वो खैरात से मिली वैक्सीन दिलवा रहे हैं, वो क्यों ना अपनी कारकर्दगी पे फख्र करें। जहां आम आदमी जो है वो इनकी हुकूमती एदादोशुमार के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग जो है बेरोजगार हो गए। क्यों ना अपनी कारकर्दगी पे फख्र करें कि उनको ना सिर का पता और पाँव का पता। जिस पंजाब की और पाकिस्तान की वो बातें करते हैं, पता नहीं वो कौन सी मतलब किस ज़हनी हालत के बाद वो नजर आता है, या कोई हुरों वाले टीके लगने पड़ते हैं जिसके बाद ये पाकिस्तान और ये पंजाब नजर आता है जो उनको नजर आ रहा है। और जो कारकर्दगी का वो मुआवजा करना चाहते हैं, को कारकर्दगी 3-4 बता तो देते। और आज भी जनूबी पंजाब का आपने सूबा देने की बात की थी। बख्ती साहब वहां के इलाके से है, मेरा भाई है, बहुत अच्छा सियासी वर्कर है। ये जनूबी पंजाब महाज वाले किस बेस के ऊपर आए थे? 100 दिन के अंदर सूबा बनाने के ऊपर। आप आज सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखने आए थे और आपने जो है वो 5-7 कमरे और एक लॉन जो है ये आज जनूबी पंजाब को दिया है। और वही फॉर्मूला जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में रखा था कि जनूबी पंजाब की आबादी जो है वो 30% बनती है पंजाब का, तो 30% एलोकेशन ऑफ फंड्स जो हैं वो उनको हुआ करते थे जनूबी पंजाब को और वो वहां इस्तेमाल होते थे। और अब वो वही फॉर्मूला उसको हम बरल आखिरी जो है दौरे द्वार तक वो इसको 34% पे भी ले गए थे। और मेरे पास बेइंतहा प्रोजेक्ट्स की लाइन है जनूबी पंजाब के अंदर लगाए गए। सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, आपको याद है वो पहला मुल्तान में बनाया गया था। आपको याद होगा कि जब ये दौरे हुकूमत इनका शुरू हुआ 2 साल तक वहां के लोग जो है, वहां की जो खवातीन है वो अपनी तनख्वाहों के लिए रोते रहे, उन्होंने उनके फंड्स तक रोक दिए। वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो एक्सीलेंट सेंटर था उसकी तबाही बर्बादी कर दी। मैंने सिर्फ एक की बात की है। जो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है। हमने जो भावलपुर का जो है अस्पताल उसको हमने जो है वो बनाया, वहां पर किडनी सेंटर जो है वो हमने, कार्डियक सेंटर जो है वो हमने बनाया। तो मेरे पास एक लंबी लाइन है जो हमने किया। ये कम से कम सिर्फ एक वो आज मुझे लगा कि एक बड़ा नालायक जो है वो छोटे नालायक को जो है वो लाने की जस्टिफिकेशन दे रहा था। और वो जस्टिफिकेशन छोड़े, मैं क्या कहती हूँ, छोड़े क्या आम आदमी क्या कहता है। आम आदमी जो अभी आपने पलवशा से सवाल किया कि हमें मुतमईन होना चाहिए, हमें तो छोड़े ना, हम तो है ही बहुत बुरे, हमारे पे तो आप मट्टी डाले ना। लेकिन जो आम आदमी है जिसको आप ख्वाब दिखा के लाए थे, बात उसकी है। आज वो आम आदमी उसको आपने कहाँ खड़ा कर दिया जो 2 वक्त की रोटी से। अब ये बताइए इनकी सदाकत और अमानत का अचार डाले वो आम आदमी, अचार जो है वो उस रोटी के साथ खाएगा ना इनकी सदाकत और अमानत का,
जो रोटी जो है वो जो पहले आटा 35 रुपए का मिलता था, आज 60 रुपए जो है, 65 रुपए 70 रुपए मिल रहा है बाजार के अंदर। इनकी इनकी उस सदाकत और अमानत का अचार जो है वो रोटी के साथ, उस रोटी के साथ नहीं खाया जा सकता। या वो जो इनकी सदाकत और अमानत का जो शीरीनी है, वो आदमी जो चाय के साथ रोटी डबो के खा लिया करता था, वो उसका इस्तेमाल कैसे करे, चलिए, इसका पूछ जवाब लेते हैं। देना है इनको। इसकी बात करनी है इन्होंने। चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं पूछती हूँ। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने ऑपोजिशन को भी सुन लिया, मेरी भी गुजारिशात सुन ली, आपने देख लिया कि भाई ऑपोजिशन कह रही है कि भाई क्यों फखर ना हो इमरान खान साहब को, क्यों फखर हो सर इमरान खान साहब को अपनी कारकर्दगी पर। जी सेनेटर साहब। थैंक यू सो मच। आज तो पैनल भी बड़ा जबरदस्त है, दो पॉलिटिकल पार्टीज है, मुझे लग रहा है 3 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठी हैं, बट एनी हाउ आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। जी अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं थोड़ा सा चीनी पे शुरू करूं, जहां से अभिनश भी जी जी जो आपका दिल करता है सर, 2-3 मिनट मैं सब सिंपली स्टार्ट करूंगा। देखिए, कोई भी स्टार्ट अब जब भी गवर्नमेंट करती है ना, उसको आगाज में प्रॉब्लम्स आते हैं। जब हमने ये चीनी वाला इशू स्टार्ट किया था ना, पिछले 1-1.5 साल में जितनी मुश्किलात इस गवर्नमेंट को आई हैं, डू यू रियली थिंक हम ये चाहते थे? इस पूरे माफिया के साथ जंग लड़ते हुए जब हमने रेट मुकर्रर किया 65 रुपए किलो का, कि जी सस्ते बाजार में 65 रुपए किलो चीनी मिलेगी या 85 रुपए यूटिलिटी स्टोर में मिलेगी, तो पूरा चीनी माफिया के खिलाफ स्टैंड ले गया था। आज हमारी गवर्नमेंट को अगर इस टाइम थोड़ी सी कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारा आपस में आ भी जाता है तो वो एक चीनी की वजह से। हमें क्या शौक था? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फील करते हैं कि चीनी एक आम आदमी की इस्तेमाल की चीज है, और अगर ये उसकी जरूरत के मुताबिक सस्ते रेट पे उसको नहीं मिलेगी तो उसकी जेब के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। अगर आज लाइनें लग रही हैं तो भी ये दुनिया में कानून है, जहां कहीं भी राशनिंग होती है, जहां कहीं भी आप चीज को मार्केट से 30-40 रुपए सस्ता करेंगे, वहां पे डिमांड सिचुएशन बहुत बड़ी राइज हो जाती है। तो ये एक तो एक नेचुरल फिनोमेना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी ऑनरेबल सेनेटर कुलीग ने फरमाया कि जी वो कंपैरिजन कर रहे थे कि जी हमारी गवर्नमेंट की गवर्नेंस के साथ। यकीन जानिए, मैं कल की खबर देख के परेशान बैठा था कि नैब ने इनके एक फूड मिनिस्टर को, जो कि पिछली गवर्नमेंट इनके फूड मिनिस्टर थे, उनको बुलाया, और उसमें केस पता है क्या था? 2 अरब रुपए का फंड उसके जिले में दिया गया जिसका नाम है कंबर शहदाद कोट। उसने उस जिले से फंड को ट्रांसफर करके झलमक्सी ट्रांसफर किया, जो कि एक और सूबे में है, और वहां पे अपने एक दोस्त जिसका नाम शेख बिलावल है, उसको ठेका दिया कि यहाँ पे सड़कें बनाओ, जिसका सिरे से कोई वहां पे सिरा ही नहीं मिलता, और वो 2 अरब खत्म हो गया। इस जैसी लातादाद स्टोरीज है। डॉक्टर आसिम हुसैन के 400 अरब रुपए किसी को नहीं भूले। ये जो शर्जील मेमन साहब रोजाना शाम को टॉक शोज करते हैं, 2 अरब रुपए एक लॉन्च में लेके आया करते थे, अवाम को आप ये भुला नहीं सकते। मैं भी सादिक सैनानी साहब के पास गया था, मैं कि सर हमारी नए सेनेटर है, आप हमारी ट्रेनिंग करा दें। मैं कि ट्रेनिंग पहले पिप्स में मत कराएं, पिप्स वो ट्रेनिंग नहीं करा सकता, आप हमें सिंध भेजें। जो सियासतदानों की ट्रेनिंग सिंध में हो सकती है ना, वो दुनिया की किसी और जगह पे नहीं हो सकती। हमें असल ट्रेनिंग जो दी जाएगी, वो जरदारी क्लब जो देगा ना, वो सियासत के असल दुर जो सिखाएगा ना, वो सियासत है। अब मैं आ जाता हूँ अपनी बहन उज़्मा बुखारी की तरफ। शहबाज शरीफ की कंपैरिजन की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की थी, मैं उसका थोड़ा सा आपको एक क्लिप दे देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कि वो जो हॉलीवुड का एक एक्टर है, उससे बुज़दार साहब लाख दर्जे बेहतर है। उसकी एक छोटी सी झलक ये दिखा देता हूँ कि आज एक वजीर आला जो पंजाब का, जो 2018 में रिटायर हुआ है, 1990 में जब उसने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे तो 20 लाख 21 लाख 50 हजार के अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे पूरी फैमिली के। 2018 में उसके एसेट्स जो थे वो थे 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख रुपए के। इस 18 सालों में 28 सालों में ये जो इतनी सारी दौलत बढ़ी है, उसका कोई जराया वो बता नहीं पाए। और उसमें छोटी सी एग्जांपल ये देता हूं कि उसके जो 5 उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके अकाउंट्स में 380 के करीब टीटियां आई थी, जिसमें 3.2 अरब रुपए उनके अकाउंट्स में, उनकी फैमिली के अकाउंट्स में आए थे। मैं उसमें जो उनका जो छोटा बेटा है ना, जो सियासत में नहीं है, मैं सिर्फ उसकी एग्जांपल दे देता हूं। वो 2002 में जवान हुआ था, एडल्ट हुआ था, जब उसका शनाख्ती कार्ड बना था, उस वक्त उसके असासे थे 21 लाख रुपए थे। आज 2.2 अरब रुपए के असासे हैं। उसके अकाउंट में 136 टीटियां आई, जिसकी म्याद 1.6 अरब रुपए बनती है। और बीनश भी मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो टीटियां होती है ना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं एक आम इंसान के लिए। जब आप करप्शन करते हैं, जब आप काला धन इकट्ठा करते हैं, तो उसको व्हाइट करने का सबसे बेहतरीन तरीका इनकी गवर्नमेंट टीटी था। टीटी ये होता है कि आप यहाँ से कमीशन ले लिया 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, वो किसी बैंक में जाके मनी चेंजर के हवाले किया, वो यहाँ से दुबई बेचा था और वापस में फॉरेन रेमिटेंस
मैनर्स के चक्कर में उस पर यूएस डॉलर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते थे, आप उसको बिजनेस से लगा देते। ये है काला धन। इस कंपैरिजन की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे कि इस हवाले से कम उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ साहब से लाख दर्जे बेहतर है कि कम से कम वो चोर करप्शन और इस पैसे से उसके पास हराम का पैसा नहीं है, और जिन्होंने अरबों की जायदादें बनाई हैं आज वो बैठ के हमें लेक्चर देते हैं असूलों की और मैनर्स की। मैडम विद ऑल डू रिस्पेक्ट, रोजे के दिनों में ऐसा जस्टिफाई करना, ऐसी लीडरशिप को, मुझे तो यकीन करें इन दोनों बीवियों पे भी सोच रहा था कि ये कैसे कैसे जस्टिफाई कर। सेनेटर साहब आपका पॉइंट आगे, मेरे साथ बने रहिए। मैं बिल्कुल रिस्पांस भी लूंगी, पलवशा से भी रिस्पांस लूंगी, अजमा से भी। मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। भाई इतनी रिसर्च सेनेटर साहब ने की हुई है और नवाज बप्पी साहब ने, मतलब कमाल ही हो गया। जरा इसको डाइजेस्ट करते हैं इस ब्रेक में, वापस आएंगे तो डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। सेनेटर पलवश बहराम साहिबा, सेनेटर और नवाज बप्पी साहब एंड अजमा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अजमा जी पहले जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात यह है कि वाकई रोजे की हालत में एक जहनी मरीज जो सिर्फ सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए आया है और जिसके पल्ले कख नहीं है, ये टीटी जो जितनी की है ना, बप्पी साहब मेहरबानी कीजिएगा, ये टीटी कहीं जाकर जो आप अदालत में जो है वो साबित भी कर लीजिएगा। ये आप रिसर्च नहीं है, ये रटा रटाया ये तोते बना के भेजे जाते हैं। वो तर्जुमानों का इजलास नहीं आपसे इतनी रोज होता है, इतने इजलास अगर आम आदमी की हालत में कर लिए होते तो आज हालात बेहतर होते। मेरा प्यारा भाई, अगर हाई कोर्ट का अभी जो तफसीली फैसला आएगा मैं जरूर आपको भेजूंगी। और जो वहां पर प्रोसीडिंग हुई ना, जब शहबाज शरीफ साहब को बेल मिल रही थी, तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर शहबाज शरीफ साहब को और अपने जितने शहजाद अकबर ने जो है ना वो मिल के बड़ी मेहनत करके वो अप्रूवर बनाए थे, पता नहीं कौन कौन, किसी एक अप्रूवर की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। आपको याद है गंदा नाला, वो पता नहीं क्या आशियाना फलाना, ये सारे इन्होंने केस खोले, शहबाज शरीफ ये कर गया, शहबाज शरीफ वो कर गया, और उसके बाद एक भी केस के अंदर ये शहबाज शरीफ पे केस साबित नहीं। एक्चुअली शहबाज शरीफ का खौफ है, वो ये इनका हक मुजाहिद है, इनका बनता है, इनको वो खौफ रखना चाहिए। और प्यारे भाई, ये बात करते हुए वो जहांगीर तरीन जो अपने 40 मेंबर आपको दिखा के डरा के एफआईए ने कोर्ट के अंदर नाम जो इनकी बैंकिंग कोर्ट है उसके अंदर जाकर विड्रॉ कर लिया केस मनी लॉन्ड्रिंग का, वो हमसे गलती हो गई, हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ केस बना लिया। तो ये प्यारे भाई, ये बातें जो है ना, ये जाकर आप कहीं और ही फरमाइएगा। मेरे सामने हकायक से बात करें, आपको हकायक से जवाब दूंगी। किसी एक केस के अंदर जो केस इन्होंने हमारे खिलाफ बनाए, किसी एक केस के अंदर जो है इन्होंने वो साबित किया। और हाँ, जहां तक बुज़दार साहब की बात है, मेरा ख्याल है पप्पी साहब का लाहौर में जरा वास्ता कम रहता है। प्यारे भाई, पप्पी साहब इनके जो बुज़दार साहब है, इनके तीन फ्रंटमैन नाम भी है मेरे पास, वो जवाब है। वो प्यारे फुप्पा को अभी पिछले दिनों आपको याद है ना, वो लगा दिया, उनको नौकरी दे दी, आपको याद होगा। और एक और फुप्पा जो है उनको लेक्चरशिप दे दी थी उसके ऊपर। और बुज़दार साहब के जो जितने असासे बड़े हैं ना, मुझे छोड़िए, क्या नैब ने शराब स्कैंडल केस में बुज़दार को नहीं बुलाया था एक दफा? उसके बाद क्या हुआ? क्या बुज़दार साहब का नाम आटा तहकीकात स्कैम में नहीं आया? उसका क्या हुआ? और बुज़दार साहब ने, मेरे प्यारे भाई, वजीर तजारत इमरान खान के कहने पर वर्बली जो है वो कोई फैसला किए बगैर चीनी जो है उसके ऊपर सब्सिडी, उसी माफिया को जिसको आज आप माफिया कहते हैं, एक मिनट आखिरी लाइन, उस माफिया को सब्सिडी दी। ये एक बड़ा केस बनेगा मौसूफ पे आते हुए, आपको पता लगेगा इनके कितने एहसास निकलते हैं। और आखिरी बात, माफिया कौन है चीनी के? जरा हिम्मत करें ना। आज 4-5 चीनी माफिया के लोग, शरीफ फैमिली का इस पूरी उससे हमारे 3 साल से कारोबार बंद है, हमारा से लेना देना नहीं। अब जरा हिम्मत कीजिएगा अपनी बारी पे। मैं बप्पी साहब आपके मुंह से माफिया के नाम सुनना चाहती हूँ। चीनी माफिया जिसने खा लिया में, जिसकी वजह से आज चीनी रमजान बाजार में आप सब्सिडी दिए के लाइनें लगा के खुश हो रहे हैं। रमजान के बाद क्या होगा? 110 रुपए चीनी कौन खरीदेगा? इनके माफिया के नाम जरूर बताइएगा अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मैं सेनेटर साहब से जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं पलवश बहराम को भी ऐड कर लूं। पलवश, आपने कमेंट करना है क्योंकि सेनेटर साहब ये कह रहे थे कि भाई ट्रेनिंग लेनी है तो हमें सिंध जाना चाहिए, आसिफ अली जरदारी साहब से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके ऊपर रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल साथ में ले लीजिए बिकॉज वक्त की कमी है। कल मरियम नवाज साहिबा ने एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा जुमला बोला जिससे अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को स्पेस मिली है तो कुछ गलत नहीं होगा। वो ये कह रही थी कि जी नून लीग चाहती है कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करे, वो इमरान खान की हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहती। सबसे पहले मैं
आपको इनकी बातें सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज आई थॉट ये कोई नई एडिशन करेंगे पार्लियामेंट में, लेकिन इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल है। उनको किसी से ट्रेनिंग लेने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि जो ट्रेनिंग इनकी पार्टी ने इन्हें दी है वो आज आपके प्रोग्राम में आ गई है। हराम, चीटी, चोरी, पापड़, ये वो ट्रेडमार्क अल्फाज हैं जिनसे इनका लीडर और उनकी जमात आज 3 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाती रही है। और अगर इनको खबर नहीं है तो इनको खबर हो कि इनकी इन बातों के नतीजे में लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। और जहां ये बैठे होते हैं और जहां ये बातें ये और उनके तर्जुमान करते हैं, वो चैनल तब्दील कर देते हैं। सुनिए, अब 400 अरब हों या 400 करोड़ अरब हों, जो सारा दिन इनका काम है पैसे गिनना, उसमें से एक पैसा आज तक आप क्यों नहीं साबित कर सके? 3 साल तो आप भी बैठे रहे ना। एक पैसा साबित कर सके किसी के अकाउंट में? शर्जील मेमन के अकाउंट में कितना आया, या डॉक्टर आसिम के कितना आया, या नैब के केस पढ़ने के बजाय बैठ के आप अपनी काबीना की कारकर्दगी, अपने काबीना में जो केस हैं वो और जो चोरी रिकॉर्ड हुई है उस पर जरा गौर कीजिए, तो आपको समझ आएगी कि आगे कहाँ जाना है। इनके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे हो, जहां मर्जी किसी ठेकेदार ने दिए, उसने इधर कर दिए, उसने वहां लगा दिए, क्या किसी के अकाउंट में यहूदियों के पैसे आए हैं? क्या किसी के अकाउंट में भारतीयों के पैसे आए हैं और फिर वो छुपता फिर रहे उन पैसों से? क्या ये एजाज इस मुल्क में किसी और को नसीब हुआ है जो इनको हुआ है? उसके ऊपर से ये लोग दूसरों को सुनाते हैं 3 साल बाद के मैं नैब के केस सुन के आया हूँ। ये बता दीजिए कि 22 करोड़ लोगों को रियासत मदीना के नाम पे चूना लगाने का एजाज और किसको हासिल है? मजहब के नाम पर इतनी बड़ी नौटंकी किसी लीडर ने और की हो इस मुल्क में तो बता दीजिए। बड़े ऐसे लीडर आए जिन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड, और वो भी रियासत मदीना के नाम पर जिस शख्स ने किया वो इमरान खान है। फिर आगे सुनिए, 33 अरब डॉलर आपने लिए, रिकॉर्ड आप इस मुल्क में 33 अरब डॉलर आज तक लिए, जिसमें से 18 बिलियन ने वापस किया पुराने कर्जों की मद में। बता दीजिए कि 15 बिलियन डॉलर की जो आपका लीडर है, क्या कहते हैं, सादिक और अमीन, ईंट लगाई हो तो बता दी। उसमें से कहीं कुछ चंद पैसों की वैक्सीन खरीदी हो तो बता दी। कहाँ गए पैसे? बैठ के नैब के केस पढ़ने से आपका मामला हल नहीं होता। अपने केस पे नजर कीजिए। इन केसों में तो आज तक कुछ नहीं हुआ, और आप जितना मर्जी सिंध में घुसने की कोशिश करें, आपके लीडर को हमेशा सिंधियों ने रिजेक्ट किया। ये सुन लीजिए मेरे, आपके लीडर ने जाकर उन्हें गुलाम कहा, आपके लीडर ने जाकर उन्हें भेड़ बकरियां कहा, लेकिन आपकी दाल वहां न गलेगी, न गली है, और न आपके ये हराम, सीटी, चोरी, पापड़ रोजे में होने के बावजूद। ठीक है सेनेटर साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की कमी, आई एम रियली सॉरी, मुझे लास्ट बिट जरा लेना है सेनेटर अनबाज बप्पी साहब से। एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हुकूमत को मौक़िफ़ जानेंगे, जो तमाम बातें सेनेटर साहिबा ने की उसका जवाब लेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी सेनेटर अनबाज बप्पी साहब, रिस्पॉन्ड कीजिए सेनेटर पलबशर बहराम साहिबा को और अज़मा बुखारी को। मुझे लगता है बीबी जो है ना वो नाराज होगी मेरी बात सुन के, मेरा पॉइंट वो शायद समझ नहीं पाई। मैंने जब कहा था ना कि टिप्स की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और सिंध में जाके सियासत की असल ट्रेनिंग जो है ना वो दी जा सकती है, ये तो बड़ा पॉजिटिव ट्रेट है, वो शायद उसको नेगेटिव ले गई। पॉइंट ये नहीं है कि नैब ने किया या क्या नहीं किया, हमने जो बोझ उठाया ना वो इनका उठाया बेसिकली। पिछले 30 सालों से, मैं कल एक प्रोग्राम में कह रहा था कि किसी ने कहा कि आप ये आटा चीनी ये सारा कुछ खा गए, मैं कि मुफ्ती महमूद की चौथी नस्ल इस वक्त सियासत में आ चुकी है, भुट्टो साहब की तीसरी नस्ल इस वक्त सियासत में आ गई, मियां साहब की तीसरी नस्ल तैयार होने को आ गई है, बादशाह खान की चौथी नस्ल इस वक्त तैयार हो चुकी है, और इमरान खान सारा जो है पूरे पाकिस्तान को खा पी के लूट गया है। मतलब इन लोगों के जो बुलंदोबाग दावे किस किस्म की, जब ये ब्लेम गेम में जाते हैं ना, वो खुद सोचना शुरू कर रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिक्स हमने आगे जाके फ्यूचर में करनी है। मैं अभी जब ये बात कर रहा था, ये जो नैब के केसेस की बात कर रहा था या जो शबाशिद की बात कर रहा था, अगर आप जस्टिस असद जावेद घराल का पूरा 14 पेज का सिर्फ वो पेज पढ़ लेना जिसमें उन्होंने वो डिसेंटिंग नोट लिखा था, मैंने उसमें सिर्फ सुनते लीजिए मेरी बहन, आप प्लीज बहन, मेरी बहन जब एक दूसरा ना करो ना, कानूनी तौर पर गलत होता है ये। मैं तो मशवरा दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, करें। जी मुकम्मल करें। जी
जी जी। अगर सिर्फ वो 14 पेज का डाइसेंटिंग नोट उनका पढ़ लेना, मैंने एग्जैक्ट जो आपको फिगर्स दिए ना, ये उसी नोट में लिखी हुई हैं कि इन पे ये इल्जामात है जिसकी वजह से मैं नहीं समझता इनको बेल मिलनी चाहिए। मेरा इशू ये नहीं है कि वो इतने पैसे कैसे कमाए, और वो तो उजैर बलोच जो है इस वक्त कराची में 22वें केस में से बरी हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं वो बेगुनाह है। अगर मैं ये जो पिछले दिनों बात हुई थी जाती उमरा की, जब ये सारे कंटेनर्स इनको नजर आए थे कि वो दीवार गिराने, उस वक्त मेरी शायद बहन भी पहुंची हुई थी उन कंटेनर्स को रोकने के लिए, अगर आप 1500 कनाल जमीन में से 400 औकाफ की जमीन जो है, 400 कनाल जमीन के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर अपने महल्लात खड़ेंगे तो लोग एतराज करेंगे। अगर आपसे 1280 कनाल जमीन मरीन बीबी से पूछा जाएगा कि 3 मवाजात में आपकी इतनी सारी जमीन जो है, इसका सिर्फ सोर्स ऑफ फंड बता दें कि आपको पैसे कहां से आए, और वो 3 अफराद जिनमें से एक का ताल्लुक सऊदी अरब से, एक का यूएई और एक के यूके से था, उन्होंने आपको 23 करोड़ आपके अकाउंट में भेजे थे इस जायदाद को परचेज करें, उनसे अपना ताल्लुक प्रूव कीजिए, उसके ऊपर ये जाके नया कोई चढ़ाई कर दे। मुझे एतराज इन चीजों से, अगर इस पे वो नाराज होते तो हो जाए। हमारा मुझे एतराज इस बात पर है कि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इतना कम टाइम होता है और इतना प्रेस्टिजियस पैनल है, मैं तो चाहती थी कि हम मजीद डिस्कशन आगे लेकर जाएं, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। स्टे सेफ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मैं कल मुलाकात करूंगी।